अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट आपको 700 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले पीडीएफ में देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो ये इस लिहाज से पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पीडीएफ ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का है। अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम चीजें आपके सिलेबस की आपकी कवर होने वाली है। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज कीजिएगा, मजीद डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपके सामने है, मुसम्मत की कितनी किस्में हैं? पहले ऑप्शन में है 8, दूसरे में है 12, तीसरे में है 16 और चौथे ऑप्शन में है 10। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 8। मुसम्मत के माना क्या है, आइए सबसे पहले ये समझते हैं। मुसम्मत जो है ये तस्मीत से बना है। किससे बना है? तस्मीत से। इसके लग़वी माना है मोती पिरोने के। लग़वी माना है मोती पिरोने के। मुसम्मत उस नज्म को कहते हैं जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हो। सवाल था मुसम्मत की कितनी किस्में हैं, जवाब था 8। कौन कौन सी, जरा उन्हें भी हम नोट कर लेते हैं। मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसा और इसी के साथ साथ में मुअश्शर। तो ये कुल 8 किस्में हैं मुसम्मत की। अगला सवाल देखिएगा। अपने बेख्वाब केवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा। ये मिसरा किस नज्म का हिस्सा है? ये शेर किस नज्म का हिस्सा है? समंदर का बुलावा, तन्हाई, हवेली, गुरेज। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तन्हाई। अब यहां पे ये बताइए तन्हाई किसकी नज्म है? तन्हाई जो नज्म है ये फैज अहमद फैज की नज्म है। समंदर का बुलावा किसकी नज्म है? तो समंदर का बुलावा मीरा जी की नज्म है। हवेली किसकी नज्म है? तो हवेली जो नज्म है मखदूम मुहिउद्दीन की। गुरेज किसकी नज्म है? साहिर लुधियानवी की। फैज बहुत अहम नाम है। जैसे फैज के ताल्लुक से आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपकी विलादत 1911 ईस्वी में सियालकोट में हुई है। 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज के कुल कितने शेरी मजमुए हैं? पहला शेरी मजमुआ 7 शेरी मजमुए हैं। पहला जो शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा। फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? सुलेबी मेरे दरीचे में। सुलेबी मेरे दरीचे में। फैज की एक अहम तसनीफ मीज़ान जो कि आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हवस को निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। इस शेर में कौन सी सनात है? पहले ऑप्शन में है इस्तिआरा, दूसरे में सनत तबाक, तीसरे में मजाज मुरसल और चौथे ऑप्शन में है किनाया। तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सनाअत तबाक में, जैसे यहाँ पे है मरना और उसके बाद में क्या है जीना, यानी एक दूसरे की जिद, सनाअत तबाक यानी सनाअत तजाद। दर्ज बाला शेर किस शायर का है? अगर इसकी बात की जाए तो ये मिर्जा गालिब का शेर है। किस शायर का ये शेर है? मिर्जा गालिब का शेर है। वही गालिब जिनकी पैदाइश हुई है 1797 में आगरा में, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में रजब अली बेग सुरूर का भी इंतकाल हुआ है और शगुफ्ता का भी इंतकाल हुआ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दास्तान और उसके किरदारों के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। दास्तान और उसके किरदारों के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। रानी कैद की कहानी का किरदार है, फसाने अजायब का किरदार है, बोस्तान ख्याल का किरदार है और बागो बहार का किरदार है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी रानी कैदकी की कहानी का किरदार कौन सा है? तो वो है राजा सूरज भान। फसाने अजायब का किरदार है मलिका महर निगार, ऐसे ही बोस्तान ख्याल का किरदार है मलिका नौबहार। बागो बहार का किरदार है बेदार बख्त। बागो बहार का क्या हो जाएगा? बेदार बख्त। अब देखिए पिछली क्लासेस में हम आप सबको बतला चुके हैं कि रानी कैद की कहानी कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। ऐसी फसाने अजायब कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर। बोस्तान ख्याल कब लिखी गई, बागो बहार कब लिखी गई। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हें भी हम क्लास में रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरे यानी दूसरा जुमरा कैसे करेक्ट है? तो ये हम असर हैं, हम असर शायर हैं और चौथे जुमरे के जो शुरा हैं ये भी हम असर हैं, यानी एक ही जमाने के हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। सीधे आपका जो निसाब है, आपका जो सिलेबस है, उसी से ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले आंसर आप देखिए क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जो आपका जुमरा है वो आपका करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। पहला जुमरा देखिए, हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, ये किसका मिसरा है, ये किसका कसीदा है? तो जवाब है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का। जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये अनीस का मरसी, अनीस के मरसिये का शेर नहीं है बल्कि ये जो है दबीर का है। अब दबीर के ताल्लुक से बताइए, दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो जाहिर सी बात है कि दफ्तरे मातम ये मिर्जा दबीर के मरसियों का मजमुआ है। अगला सवाल देखिए। तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है, ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में है काजी अब्दुल वदूद, दूसरे में है मालिक राम, तीसरे में हनीफ नकवी और चौथे ऑप्शन में है ज्ञानचंद जैन। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? चलिए आप सब बताइएगा। तो काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में काको बिहार में, 1984 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। किसी तसनीफ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुस्मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता है? पहले ऑप्शन में है तस्वीद, दूसरे में है तसहीफ, तीसरे में है तदवीन और चौथे ऑप्शन में है तहरीफ। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तदवीन। आइए समझते हैं तस्वीद किसे कहते हैं, तसहीफ किसे कहते हैं और तहरीफ किसे कहते हैं। सबसे पहले तस्वीद, किसी मजमून या किताब का पहला मुसव्वदा लिखना तस्वीद कहलाता है।
تصحیف किसे कहते हैं? लफ्ज को बदल देना, बिलखुसूस नुक्तों की तब्दीली से, मसलन तोशा को नोशा या लुगत को लानत लिख देना, ये क्या है? तस्हीफ। आइए समझते हैं तहरीफ किसे कहते हैं? एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ रखना, किसी शेर या नसरी जुमले के असल मतन में तब्दीली कर देना तहरीफ कहलाता है। अगला सवाल देखिए, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, इस शेर में कौन सी खुसूसियत है? ईहाम, तहदारी, मुबालगा, इस्तिआरा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तहदारी। ये शेर किसका है? तो आप सब नोट कीजिए, ये शेर है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का। अगला सवाल देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दो जुमरे सही हैं और दो जुमरे आपके गलत हैं, तो दो सही जुमरे कौन से होंगे ये आपको बताना है। बहुत अहम क्वेश्चन है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरे जुमरे देखिए, सलाम और आजमी, अब्दुल कादिर जुरजानी, इब्न रशीद। इनका ताल्लुक है मशरकी तस्वुर तनकीद में अरबी शअरियात से। तीसरे जुमरे में देखिए, हाली हैं, आलामा सुरूर है, मोहम्मद हसन है, ये उर्दू के अहम नाक़दीन में शुमार किए जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, शामत आमाल किसका इंशाइया है? यूसुफ नाजिम का है, अहमद जमाल पाशा का है, मुश्तबा हुसैन का है या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में मजमून यानी इंशाइया शामत आमाल उनकी किस किताब में शामिल है? अहमद जमाल पाशा की विलादत हुई है 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में, 1987 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। शामत आमाल आपकी किताब सितम ईजाद में शामिल है। अगला सवाल देखिएगा, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? आचार्य शंकर, अभिनव गुप्त, आचार्य भरत मुनि, आनंद वर्धन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आचार्य भरत मुनि। थर्ड ऑप्शन यानी आचार्य भरत मुनि। एक किताब है ध्वनिया लोक, इसके मुसन्निफ कौन है? आप जवाब दीजिएगा। ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन। ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है? आंसर है आनंद वर्धन। अगला सवाल देखिए, जेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है, दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक्काद हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने तनकीदी किताब काशिफुल हकायक लिखी। तो बताइए सवाल का जवाब क्या है? आपका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। चलिए, इमदाद इमाम असर की अगर हम लोग विलादत के बारे में बात करें तो 1849 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। काशिफुल हकायक जिस किताब का यहाँ पे नाम आया है, इसका दूसरा नाम है बहारे सुखन। क्या नाम है? बहारे सुखन। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सबरस में शहजादे को किस चीज की तलाश है? सबरस जो कि मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। शहजादे को किस चीज की तलाश है? आब हयात की, जादुई अंगूठी की, तिलिस्मी फूल की या फिर बोलने वाला तोता? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन यानी आब हयात की तलाश है। अब आप मुझे बताएं सबरस मुल्ला वजही ने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा 1635 ईस्वी में लिखी है। किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। जवाब क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला कुतुब शाह। सबरस के बारे में बताइएगा, ये किसका कहना है?
تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصہ کے طور پر لکھا ہے. تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا نصیر الدین ہاشمی. نصیر الدین ہاشمی. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. ان میں سے نظامی عروضی سمرقندی کی تصنیف کون سی ہے؟ لباب الالباب، قابوس نامہ، چہار مقالہ، خجستہ نامہ. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی چہار مقالہ. اب یہ بتائیے لباب الالباب کے مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے محمد عوفی. محمد عوفی. قابوس نامہ کے مصنف کون ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا عنصر المعالی. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ بہت اہم سوال آپ کے سامنے ہے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی نذیر، حالی، اقبال، جوش. آئیے ان سبھی کی سن ولادت اور سن وفات ریوائز کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی کی سن ولادت سن وفات بتلائیے گا. اس کے بعد میں مولانا حالی کی، اس کے بعد میں علامہ اقبال کی، اس کے بعد میں جوش ملیحہ آبادی کی. نذیر اکبر آبادی. تو نذیر کی ولادت ہوئی ہے 1740 عیسوی میں دہلی میں. 1830 عیسوی میں آگرہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. نذیر کی جائے ولادت امپورٹنٹ ہے یعنی آپ کی جائے ولادت کیا ہے؟ دہلی. مولانا حالی کی پیدائش ہوئی 1837 میں پانی پت میں. 1914 عیسوی میں پانی پت ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. علامہ اقبال 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. 1938 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے. جوش ملیحہ آبادی جن کا اصل نام ہے شبیر حسن خان. 1896 عیسوی میں ملیحہ آباد میں پیدائش ہوئی ہے. 1982 عیسوی میں اسلام آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے. روح ادب کس کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ تو جواب ہو جائے گا جوش ملیحہ آبادی. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. عشق نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ وہ جو شاعری کا سبب ہوا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ گل نغمہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی عشق نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ عرفان صدیقی کا. وہ جو شاعری کا سبب ہوا کلیم عاجز کا. گل نغمہ فراق گورکھپوری کا. آیات وجدانی یگانہ چنگیزی کا. یگانہ چنگیزی کا. چلیے کلیم عاجز کی سن ولادت اور سن وفات بتلا دیجیے. ایسی فراق گورکھپوری کی بتلا دیجیے. عرفان صدیقی کی بتلائیے گا اور اس کے بعد میں یگانہ چنگیزی کی. تو سب سے پہلے کلیم عاجز 1926 میں نالندہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. 2015 میں ہزاری باغ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. فراق گورکھپوری جن کا اصل نام ہے رگھوپت سہائے. 1896 عیسوی میں گورکھپور میں پیدائش ہوئی ہے. 1982 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. عرفان صدیقی 1939 میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2004 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. یگانہ چنگیزی. یگانہ چنگیزی 1884 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. ایک سوال بتائیں گے ترانہ جو ہے کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ ترانہ کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ سوال کا جواب دیجیے گا سب لوگ. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوتی ہے، یہ رائے کس نے دی؟ محی الدین قادری زور، شوکت سبزواری، مسعود حسین خان یا پھر مرزا خلیل احمد بیگ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی مسعود حسین خان. مسعود حسین خان.
چلیے اردو میں کچھ اہم تصنیفات کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، جیسے کتاب اردو زبان اور ادب۔ کتاب کا نام ہے اردو زبان اور ادب۔ اردو زبان اور ادب کے مصنف کون ہیں؟ ایسی کتاب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ ایک کتاب ہے ہندوستانی لسانیات۔ ہندوستانی لسانیات، اس کے مصنف کون ہیں؟ ایک کتاب ہے روح تنقید۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں سرگزشت غالب۔ سرگزشت غالب کے مصنف کون ہیں؟ ایک اور کتاب ہے اردو شہپارے۔ ان کتابوں کے مصنفین کے نام آپ کو بتلانے، بہت اہم تصنیفات ہیں یہ سبھی، اور یہ کہیں نہ کہیں آپ سب کو پریویس ایگزام کے کوشچن میں مل جائیں گے۔ تو پہلی کتاب اردو زبان و ادب، اس کے مصنف ہو جائیں گے مسعود حسین خان۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان، یعنی ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ مسعود حسین خان۔ اب دیکھیں، ہندوستانی لسانیات، روح تنقید، سرگزشت غالب، اردو شہپارے، ان کتابوں کے مصنف کا نام ہے محی الدین قادری زور۔ محی الدین قادری زور۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، لغت میں درج ذیل الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی؟ لغت میں درج ذیل الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی حروف تہجی کے اعتبار سے؟ آپ بتائیے۔ تو جواب ہو جائے گا دوسرا آپشن، یعنی شوق، مرگ، وصل، ہجر، شین، میم، واو اور ہاں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ پنڈت برج نارائن چکبس کی نظم ہے، میرا جی کی نظم ہے، اختر الایمان کی نظم ہے اور ساحل لدھیانوی کی نظم ہے۔ تو آپ کو مرتب کرنا ہے، یعنی کون سی نظم کس شاعر کی ہے، اس اعتبار سے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو آنسر ہے ہمارا تھرڈ آپشن، یعنی برج نارائن چکبس کی نظم ہے خاک ہند، میرا جی کی نظم ہے جاتری، اختر الایمان کی نظم ہے باز آمد، ساحل لدھیانوی کی نظم ہے چکلے۔ آئیے سب سے پہلے یہ بتائیے برج نارائن چکبس کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ اس کے بعد میں میرا جی کی بتلائیں گے، اس کے بعد میں آپ اختر الایمان کی بتائیں گے، اور اس کے بعد میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ساحل لدھیانوی کی بتائیں گے۔ تو چکبس کی ولادت ہوئی 1882 عیسوی میں فیض آباد میں۔ 1926 میں رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی۔ میرا جی 1912 عیسوی میں پنجاب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1949 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اختر الایمان 1915 عیسوی میں نجیب آباد بجنور میں پیدائش ہوئی ہے۔ 1996 عیسوی میں ممبئی میں انتقال ہوا ہے۔ ساحل لدھیانوی، جن کا اصل نام ہے عبدالحی، لدھیانہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1980 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ شعری مجموعے ہیں اسم اعظم، آتش گل، سخن مختصر، نشاط روح، کون سا شعری مجموعہ کس شاعر کا ہے؟ تو سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی اسم اعظم کس کا ہے؟ شہریار کا ہے۔ آتش گل کس کا ہے؟ جگر مراد آبادی کا ہے۔ اور سخن مختصر کس کا ہے؟ جذبی کا ہے۔ نشاط روح اصغر گونڈوی کا ہے۔ تو چلیے جگر کی سن ولادت اور سن وفات بتلائیے، ایسے ہی معین احسن جذبی کی سن ولادت سن وفات بتائیے، اصغر گونڈوی کے بتلائیے اور شہریار کی بتائیے گا۔ تو سب سے پہلے جگر مراد آبادی، جن کا اصل نام ہے علی سکندر، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1890 عیسوی میں مراد آباد میں۔ 1960 میں گونڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ معین احسن جذبی 1912 عیسوی میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 2005 میں اعظم گڑھ میں آپ کا علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اصغر گونڈوی 1884 عیسوی میں گورکھپور میں پیدائش ہوئی ہے۔ 1936 میں الہ آباد میں انتقال ہوا ہے۔ شہریار کنور اخلاق محمد خان 1936 میں بریلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 2012 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، دہلی ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی
किसकी कोशिशों से कायम हुई? कर्नल हॉलराइट, लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्टर स्प्रिंगर, मिस्टर फ्याक्स बुत्रूस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कीजिएगा। इस सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया था? तो 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है, दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे को देखिए, जोगिया, लंबी लड़की, टर्मिनस से परे, यूकेलिप्टस। ये जो अफसाने हैं ये किसके हैं? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के। नई बीवी, मासूम बच्चा, बदनसीब मां, शांति, ये अफसाने हैं मुंशी प्रेमचंद के। किसके हैं भाई? मुंशी प्रेमचंद के। अगर बेदी की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1915 में आपकी लाहौर में पैदाइश हुई है, 1984 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। प्रेमचंद 1880 में बनारस में पैदाइश हुई है, 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। पाली हिल की एक रात, पाली हिल की एक रात, ये अफसाना किसका है? तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है। रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। दीवाला बेदी का अफसाना है। सिर्फ रोशनी अफसाना मुंशी प्रेमचंद का है। नया कानून किसका है? नया कानून मोजेल हतक, ये तीनों ही सआदत सन मंटू के हैं। शिकवा और शिकायत, ये मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखिए, बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं, जैसे आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से कि आपका पहला नॉवेल कौन सा है, ये बताइए। दूसरा सवाल आप सबसे है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। साथ ही साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है? तो इस बात किसके ताल्लुक से होगी? मुंशी प्रेमचंद। ऐसे आप मुझे बताएंगे, गंजे फरिश्ते, एक सवाल है, गंजे फरिश्ते ये किसके खाकों का मजमुआ है? गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? ऐसे एक नावल है बगैर उन्वान के, बगैर उन्वान के, ये किसका इकलौता नावल है? बगैर उन्वान के किसका इकलौता नावल है? ऐसे एक बहुत मशहूर नावल है, मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने किसका पहला नावल है? मेरे भी सनम खाने किसका पहला नावल है? तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात मैं उम्मीद करता हूं आप आसानी के साथ में दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं? पहले ऑप्शन में है सर्फ, दूसरे में नहव तफसीली, तीसरे में नहव तरकीबी और चौथे ऑप्शन में है मफऊली हालत। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नहव तरकीबी। अगला सवाल, झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दास्तान बागो बहार तर्जुमा है लेकिन तबाजात मालूम होती है। ड्रामा ज़हाक किसान तहरीक के पस मंजर में लिखा गया है। फुरैया ड्रामा अनारकली का किरदार है। अमानत लखनवी एक कामयाब दास्तान नवीस है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जो जुमरा है वो सही है और जो तीसरा जुमरा है वह भी आपका करेक्ट है। ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है जो कि इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है। अमानत लखनवी एक कामयाब ड्रामा निगार है। अगला सवाल देखिएगा, अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं? पहले हम आपको बतला चुके हैं रोशनी की रफ्तार किसका अफसानवी मजमुआ है, तो जवाब है आपका कुर्रतुल ऐन हैदर। किसका अफसानवी मजमुआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर का।
कुर्रतुल हैदर की पैदाइश हुई 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, कोहरे के पीछे, नजारा दरमिया है, हसब नसब, दो सयाह, दो सयाह। अब देखिए यहां पे कुछ और भी अफसाने हैं, जैसे एक जिनको मैं सर्कल करूंगा, जिनको मैं सर्कल करूंगा, जैसे कलंदर, देखिए यहां पे दिया गया है, कलंदर तो इसी में शामिल है, कलंदर हो गया आपका। हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी भी जो है कलंदर है, हाउसिंग सोसाइटी है, और इसी के साथ साथ में जिला वतन है, डालन वाला है, डालन वाला है, कहां गया, यहां पे देखिए। और ये जो जिनको मैंने यहां पे अभी सर्कल किया है, ये अफसाने जो है कुर्रतुल हैदर का एक अफसानी मजमुआ है, पतझड़ की आवाज, पतझड़ क्या, उसमें ये शामिल है। देखिए जवाब आपका था दूसरा, जो कि मैंने बताया भी, लेकिन हमने टिक कर दिया था तीसरे पे, तो दूसरे पे आप टिक कीजिएगा। ये कलंदर, हाउसिंग सोसाइटी और डालन और जिलावतन, जिलावतन, ये अफसाने किस अफसानी मजमूए में शामिल हैं? पतझड़ की आवाज में। उसके बाद देखेंगे आवारा गर्द, आवारा गर्द हो गया, और इधर देखेंगे फकीरों की पहाड़ी, ये दोनों अफसानी मजमूए किसमें शामिल हैं? रोशनी की रफ्तार में। किसमें शामिल हैं? रोशनी की रफ्तार में। इस तरह के सवाल जो क्वेश्चंस होते हैं जरा डिफिकल्ट होते हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कौन सा अफसाना किस अफसानवी मजमूए में शामिल है। तो आई थिंक वो आपको क्लियर हो चुका होगा ये सवाल, और इस सवाल में क्लियरिटी होनी ही चाहिए। अब मुझे ये बताइए कुर्रतुल हैदर के वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम क्या है? साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो कुर्रतुल हैदर के वालिद का नाम है सज्जाद हैदर यल्दरम। पहला नॉवेल है मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। कुर्रतुल हैदर का एक रिपोर्टाज है, इसे भी आप जहन में रखेंगे, सितंबर का चांद। जैसे एक मशहूर रिपोर्टाज है पौधे, ये किसका है? तो ये है कृष्ण चंद्र का। पौधे किसका रिपोर्टाज है? कृष्ण चंद्र का। अगला सवाल देखिए, नॉवेल फिरदौस बरी के पहले बाब का क्या उन्वान है? फिरदौस बरी, परियों का गौल, फिर वही आलिम अनासिर, बुलगान खातून का सफर। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, परियों का गौल। फिरदौस बरी किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का। यह नॉवेल 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। शरर की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1860 में आपकी पैदाइश हुई है लखनऊ में, 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सही जोड़ की निशान, किताबें हैं, मुसन्निफीन के नाम हैं। पंजाब में उर्दू किताब है जुबान और इल्म जुबान, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, उर्दू जुबान की तारीख। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी डॉक्टर मसूद हुसैन खान की किताब कौन सी है? मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। महमूद शिरानी की है पंजाब में उर्दू। अब्दुल कादिर सरवरी की जुबान और इल्म जुबान। मिर्जा खलील अहमद बेग की है उर्दू जुबान की तारीख। अगला सवाल देखिए, सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, लंबी लड़की और बबल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यानी लाजवंती। चलिए अगला सवाल देखिएगा, शायरी के सिलसिले में मुताले कायनात और तफहुस अल्फाज को किस नक्काद ने जरूरी करार दिया है? सैयद एहतशाम हुसैन, मौलाना हाली, शमशुर रहमान फारूकी, या फिर कलीमुद्दीन अहमद, या फिर कलीमुद्दीन अहमद। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए
यहाँ पे जितने तनकीद निगारों के नाम हैं सभी के सन विलादत और सन वफात आप सब लोग बताइएगा। सबसे पहले सैयद एहतशाम हुसैन, तो आपकी विलादत हुई 1912 आजमगढ़ में, 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना हारी 1837 पानीपत, 1914 पानीपत। शमशुर रहमान फारूकी 1935 आजमगढ़ में विलादत हुई है, 2020 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 पटना, 1983 पटना। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? जोश मलियाबादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, आला मसरूर, अख्तरुल ईमान। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए आल अहमद सुरूर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज बताइए आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है? सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम तसनीफात हैं, इनके नाम भी आप याद रखेंगे। जैसे आपकी किताब है तनकीदी इशारे, तो आपसे पूछा जा सकता है तनकीदी इशारे के मुसन्निफ कौन है। आपकी किताब है तनकीद क्या है। ऐसे ही अदब और नज़रिया, अदब और नज़रिया के मुसन्निफ कौन है? अदब और नज़रिया। नए और पुराने चिराग, नए और पुराने चिराग के मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में मसरत से बसीरत तक, मसरत से बसीरत तक। एक किताब आपकी है नज़र और नज़रिए, नज़र और नज़रिए। तो ये तमाम ऐसी तसनीफात हैं जो आप सबसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं ख्वाब बाकी हैं जो खुद नविश्त है, इसके बारे में। ये आपने कब लिखी है? 1991 ईस्वी में। इस खुद नविश्त में रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, शिमला ये 4 उन्वान कायम किए गए हैं। ये 4 उन्वान भी आप याद रखेंगे, इसके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कौन कौन से उन्वान है? रामपुर है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, शिमला है। तो इस खुद नविश्त में ये 4 उन्वानात कायम किए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? पहले ऑप्शन में सहरुल बयान, दूसरे में कदम राव पदम राव, तीसरे में गुलजार नसीम, चौथे में बिकट कहानी। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। दयाशंकर नसीम की अगर हम लोग बात करें सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके उस्ताद का नाम क्या है, गुलजार नसीम मसनवी आपने कब लिखी और इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई। तो नसीम की विलादत हुई 1811 में सियालकोट लखनऊ में, 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश। मसनवी आपने लिखी है 1838-39 में, और ये मसनवी यानी गुलजार नसीम इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उलवियत यानी सब्लिमिटी का नजरिया किस मगरबी नक्काद ने पेश किया? आई रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु, लॉन जाइनस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लॉन जाइनस। लॉन जाइनस ने अजीम अदब की 5 खूबियां बयान की हैं। अजीम अदब की 5 खूबियां बयान की हैं। नंबर 1 है अजमत ख्याल, ऐसे ही शिद्दत जज्बात, सनाए बदाए का बेहतर इस्तेमाल, इंतखाब अल्फाज, तरतीब अल्फाज। तो ये 5 खूबियां लॉन जाइनस ने अजीम अदब की बयान की हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। बागो बहार का तीसरा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था? चीन, मिस्र, अजम, यमन। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अजम। पहला दरवेश यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का है। पहले दरवेश के बारे में भी याद रखिएगा। पहला दरवेश यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का है, पहला दरवेश। दूसरा दरवेश मुल्क फारस का बादशाह ज़ादा है। मुल्क फारस का बादशाह ज़ादा है।
दूसरा। तीसरे के बारे में बात कर चुके हैं। चौथा दरवेश बादशाह चीन का बेटा है। चौथा, देखिए ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा और ये चौथा। चौथा दरवेश बादशाह चीन का बेटा है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। किस नज्म में खवातीन ही की जुबान में उनके जज्बात की तर्जुमानी की जाती है? दो बैती, रेख्ती, शहर आशोब, गजल। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रेख्ती। अगला सवाल देखिएगा। सहदेव रमानी किस नॉवेल का किरदार है? उदास नस्लें, खुदा की बस्ती, फायर एरिया, गौदान। सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फायर एरिया। फायर एरिया किसका नॉवेल है? तो जवाब हो जाएगा इलियास अहमद गदी का ये नॉवेल है। इलियास की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? फायर एरिया जो नॉवेल है इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? इशाअत। ये नॉवेल कितने हिस्सों या कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो पहले सवाल का जवाब यानी इलियास अहमद गदी की विलादत हुई है 1934 में झरिया धनबाद झारखंड में। 1997 ईस्वी में झरिया धनबाद ही में आपका इंतकाल हुआ। फायर एरिया नॉवेल कब शाये हुआ? 1994 ईस्वी में। यह नॉवेल 3 अबवाब या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है। अगला सवाल, ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें पहले जुमरे में सही हैं, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की जुबानें दूसरे जुमरे में करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास का जो भी अहम क्वेश्चन आए हैं उनमें ये भी शामिल कर सकते हैं। तो जवाब पहले नोट कीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन आबे हयात पंजाब में उर्दू, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, उर्दू जुबान की तारीख। आबे हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू मसूद हुसैन खां। उर्दू जुबान की तारीख मिर्ज़ा खलील अहमद बे। अब ज़मानी एतबार से कहा गया है तो उनकी सने तस्नीफ भी हम लोग देखते हैं। आबे हयात 1880। आबे हयात 1880, इसमें शायरों को 5 अदवार में तकसीम किया गया। पंजाब में उर्दू 1928। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू 1948। ये मसूद हुसैन खां के PhD का मकाला है। उर्दू जुबान की तारीख 1995। तो ये तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है? शाह मुबारक काबरू, शेख इमाम बख्श नासिख, मजहर जानेजा, ख्वाजा मीर दर्द। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शेख इमाम बख्श नासिख। अगला सवाल, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये किसका कौल है? आला अहमद सुरूर का कौल है, मोहम्मद हसन का है, शमशुर रहमान फारूकी का है या फिर वहीद अख्तर का है? तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। सॉरी, पहला ऑप्शन, दूसरा नहीं होगा। मोहम्मद हसन का नहीं बल्कि ये आला अहमद सुरूर का है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवालात के जवाब झेल में दिए गए इक्तबास की रोशनी में दीजिए। यानी आगे आपको ये एक नसरी इक्तबास है, इससे रिलेटेड आपको 5 सवाल मिलने वाले हैं। उन 5 सवालात के जो जवाबात होंगे आपको इसी इक्तबास में तलाश करने हैं। तो पूरे इक्तबास को आप रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मज़कूरा बाला इक्तबास से मलिक सादिक कौन है? जिनों का बादशाह, तीसरा दरवेश, चीन व माचीन का बादशाह या फिर ईरान का बादशाह? तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी जिनों का बादशाह। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक है? पहले, चौथे, दूसरे, तीसरे? तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी चौथे।
मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ बूजना का क्या मफ़हूम है? शेर, कुत्ता, बंदर, भालू। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बंदर। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में अबू जहल से कौन मुराद है? अबू जहल से कौन मुराद है? वजीर, शहजादे का चचा, गुलाम या फिर जिनों का बादशाह? गुलाम या फिर जिनों का बादशाह। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शहजादे का चचा। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में मुबारक ने शहजादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज़ की? जहर देकर मार देने की, शेर के पिंजरे में डाल देने की, फांसी पर लटका देने की, जंगल में मार कर गाड़ देने की। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जंगल में मार कर गाड़ देने की। इसके बाद देखें आपके सामने एक शेरी इक़्तिबास है और इस शेरी इक़्तिबास की रोशनी में आगे 5 सवाल मिलने वाले हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल देखिए, इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे बंद में लफ्ज सफदर व जर्रार के क्या माने हैं? तीरंदाजी का माहिर, दिलेर और बहादुर, दुश्मनों से सुलह करने वाला, रहम दिल। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी दिलेर और बहादुर। मुनज़्ज़म अल अशार में इमाम दो जहां से शायर ने किसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया है? हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अगला सवाल, मुंतज़ब वाला शेरी इक़्तिबास के तीसरे बंद में रफ़ीक़ान वफ़ादार से किन की तरफ इशारा है? हज़रत अली के वफ़ादार साथी, हज़रत उस्मान के वफ़ादार साथी, हज़रत इमाम हसन के साथी, हज़रत इमाम हुसैन के वफ़ादार साथी। जवाब है फोर्थ ऑप्शन। मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा से क्या मुराद है? हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का साथ दिया, रात के अंधेरे में निकल भागे, हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया। मुंतज़ब वाला अशार में लफ्ज सज्जादे ताअत से क्या मुराद है? जानमाज, मिंबर, आराम कुर्सी, तकिया। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जानमाज। तो अभी तक आपने शेरी इक़्तिबास और नसरी इक़्तिबास की रोशनी में 10 सवालात के जवाब कंप्लीट कर लिए हैं। कुल आपने 50 क्वेश्चंस के आंसर दिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। इसका सबब भी मैं आपको बतलाता हूं। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर तक महदूद नहीं रखते हैं, यानी ऐसा नहीं कि हमने आपको बता दिया ये सवाल और ये जवाब, ये सवाल और ये जवाब। तो उससे तो आपको जो सवाल करेंगे सिर्फ वही फैक्ट लर्न होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि वो तो आपको याद ही हो जाए, उसके साथ साथ में ऑप्शंस भी क्लियर करने होंगे और ऑप्शंस की क्लियरिटी के लिए आपको किताबों को खंगालना पड़ेगा, किताबों का मुताला करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि एक एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसमें 4 ऑप्शन है, कोई अफसाना ऐसा आपको मिल जाएगा कि उसके मुसन्निफ का नाम आपको मालूम है और आप तलाश कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने इस तरह की क्लासेस आप सबके लिए ऑर्गेनाइज की है कि ये तमाम जो मुश्किलात आपको पेश आती हैं वो मेरी कोशिश है कि इस क्लास में आपकी दूर हो जाए। और यही रीज़न है कि जब आप जो लोग हमारे पिछली क्लासेस में रहे हैं और जिन लोगों ने हमारी क्लासेस रेगुलर वॉच की पीछे एग्ज़ाम दिए हैं, आप उनके बारे में उनसे मालूमात हासिल करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास से हूबहू मिल गए, और या फिर जो चीज़ें डिस्कस क्लास में की जा रही है वहां से नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको बड़ी मदद मिली है। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। आप सब लोग वाहिद जरिया हैं जिनके जरिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ती है। हमने यूट्यूब पर सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल कर दी हैं और इस क्लास को आप रेगुलर वॉच कीजिए, इससे आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी एग्जाम का पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाता है, मैक्सिमम चीजें ही कवर हो पाती है। आप सोचिए इतने नॉवल है, इतने अफसाने हैं, क्या इतने नॉवलों को, इतने अफसानों को, इतने ड्रामों को कई जो सफ़हात पर कई 100 पेज पर जो मुश्तमिल हैं, क्या उनको रीड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर रीड किया जाएगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम है
تو ان کے جو خلاصے ہیں، ان کا جو سمری ہے، اس کو پڑھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، کیونکہ جب آپ کو گہرائی سے کوشچن پوچھے جائیں گے، جیسے کرداروں سے متعلق کوشچن ملیں گے آپ کو، یا پھر کوئی اقتباس آپ کو دے دیا گیا، تو وہاں پہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی شعر آپ کو دے دیا، پوچھا کس شاعر کا ہے، بیچ میں سے کسی مثنوی کا دے دیا، کسی مرثیہ کا، تو وہاں پہ آپ کو یہ ڈفیکلٹی آئے گی۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں ان سوالات کو حل بھی کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ جو بھی آپ کی چیزیں سلیبس میں ہیں ان کا آپ ڈیپلی اسٹڈی بھی کیجیے، گہرائی کے ساتھ میں مطالعہ بھی کرتے رہیے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔